हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के भूगोल में पहला चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम देख सकते हैं, भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और पहला जो चैप्टर है संसाधन, जो चैप्टर है, इसमें 5 को चैप्टर मिला के एक ही गो में समाहित किया गया है। जैसे क ख ग घ जो है ना जी, वन संसाधन, जल संसाधन, सब एक ही, मृदा संसाधन, सब एक ही में कर दिया गया है। तो इसलिए आपको 5 चैप्टर मिलाकर इसी वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा सारा ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अनवीकरणीय। अब जान लीजिए कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है। देखिए, नवीकरणीय होता है कि जिसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बार बार उपयोग में ले आ सकते हैं उसे नवीकरणीय, यानी जिसका भंडार असीमित मात्रा में हो, ठीक है, कभी समाप्त होने वाले नहीं हो। जैसे में सौर ऊर्जा का भंडार हो गया, जल का भंडार हो गया, वायु का भंडार हो गया, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, इसको बार बार हम उपयोग में ला सकते हैं। जबकि अनवीकरणीय किसे कहेंगे, जिसका भंडार का हो सीमित मात्रा में, ठीक है, जिसको एक बार उपयोग में लाने के बाद उसके अगर भंडार खत्म हो जाए तो उसे फिर दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला हो गया, फिर कोयला के बाद कह सकते हैं पेट्रोलियम हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गया। तो ये सब क्या है, अनवीकरणीय है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो जो सौर ऊर्जा है ना जी, वो पुनः पूर्ति योग्य है, इसका एक और नाम है इस नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अभी हम बताएं सौर ऊर्जा क्या है, पुनः पूर्ति योग्य या नवीकरणीय। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा आर्थिक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो देखिए, तट रेखा से है ना जी, तट रेखा से 200 किलोमीटर को की जो सीमा रेखा है उसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में, अगला है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू के अर्थव्यवस्था का संबंध जो है वो है संसाधन के विदोहन से, ठीक है, संसाधन के डाकू क्या करेगा, संसाधन को तहस नहस करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19.2 किलोमीटर, ठीक है, कितने तक जी, 19.2 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर किलोमीटर नहीं दे तो NM देता है, इसको नॉटिंगल मील बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो अभी बताएं, पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि असीमित मात्रा में इसका भंडार है, एक बार इसका भंडार खत्म हो गया, इसका भंडार क्या है, सीमित मात्रा में है, एक बार खत्म होने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है, कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन में है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। इस देखिए कितना बार पूछा गया परीक्षा में आपको, ठीक है। तो काली मृदा का नाम है रेगुर मृदा, क्या है जी, रेगुर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। याद रखिएगा, इसको बार बार रिपीट करता है परीक्षा में। अगला देखिए कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा है ना जी, आप लोग जानते हैं कि मरुस्थल सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, ठीक है, यहीं पर एक भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, नाम सुने होंगे, ठीक है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। सोपानी कृषि कहाँ की जाती है जी, उत्तराखंड में की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है
अधिक सिंचाई करने से भूमि क्षरण होने लगता है, निम्नीकरण हो जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि कौन सी मिट्टी कपास के खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो देखिए, कपास के खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाने वाली मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी है जी? काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन में है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो भारत में लगभग 13 करोड़ भूमि का क्षरण हो चुका है। कितना करोड़? 13 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा 13 करोड़। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। देखिएगा, मेढक के प्रजनन को मेढक को एंड्रीन दे देंगे ना। ठीक है, तो उसका एंड्रीन एक रसायन आता है, उस पर छिड़काव कर दीजिए। ठीक है, तब मेढक के प्रजनन रुक जाएगा। ठीक है, संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाएगा मेढक। चलिए, एंड्रीन नाम है जी, एंड्रीन। आगे देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2014 और 16 में पूछा गया है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, आप लोग भी कमेंट करिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित नेहरू ने। ठीक है, पंडित नेहरू ने। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? पंडित नेहरू ने। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है। तो कुल जल का जो है कितना प्रतिशत भाग महासागर में है। तो 95.5% है। कितना है जी? 95.5%। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। बृहद जल में क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। याद रखिए, नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत पृथ्वी पर आप लोग जानते हैं कि 3 हिस्सा जल और 1 हिस्सा पृथ्वी है। तो बृहद माने बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। इसको याद ही करिए। देखिए, 14 में पूछा है, 16 में, 17 में, 19 में सुपर मैट्रिक में भी पूछा है और एनुअल परीक्षा में भी पूछा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग के आते रहते हैं। ठीक है, अगर इस चैनल से आपको मदद मिलती है तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो देखिए, बिहार में अति जल दोहन के कारण बिहार में बढ़ने वाला जो तत्व है ज़्यादा, वो है आर्सेनिक। कौन है जी? आर्सेनिक। कौन है? आर्सेनिक। ठीक है, इसको रिपीट करिए बार बार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा होती है। कितना प्रतिशत होती है जी? 65%। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो विश्व की 16% आबादी जो है भारत में निवास करती है। समूचे विश्व को अगर मिला दिया जाए तो 16% आबादी कहाँ है? भारत में ही है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार में क्या है? सोन नदी घाटी है। क्या है? सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कौन सी नदी घाटी परियोजना है? सोन नदी घाटी परियोजना। रिहंद है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बीच में पड़ता है। भाखड़ा नंगल बांध है पंजाब साइड पड़ता है, पंजाब हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ठीक है, कह रहा है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत में क्या था? भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 19.27% भाग में। कितना प्रतिशत? 19.27%। अगला क्वेश्चन में है कि वानिकी रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का फैलाव कितना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20.60%, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए, जो ज़्यादा बार पूछता है ना, उस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि परीक्षा में रिपीट करता रहता है। जैसे देखिए, 13 में पूछा है, 16 में पूछा है, 18 में, 21 में पूछा है।
ठीक है। तो बिहार में कह रहा है कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में बोल रहा है कितने प्रतिशत भाग पर वन का फैलाव है। तो 7.1%। कितने भाग पर है जी? 7.1। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन में है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 जिलों में आदिवासी जिला है जी। 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो आदिवासी लोग ज़्यादातर पहाड़ पर रहते हैं, पहाड़ पर निवास करते हैं, जहाँ वन है वहाँ निवास करते हैं। तो कितना प्रतिशत कह रहा है वन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 60.11%। ठीक है, 60.11%। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है जी। ठीक है, भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। कितने वर्गों में है जी? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। माने 51 से 80 तक कितना वर्ग किलोमीटर वन जो क्षेत्र था वो कृषि भूमि में अनाज पैदा करने के लिए कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 26,200। कितना हो जाएगा जी? 26,200। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसा कि देख सकते हैं कह रहा है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो FAO है ना जी, इसका फुल फॉर्म होता है F फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा जी? 4 अरब हेक्टेयर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर या मयूर। ठीक है, मोर या मयूर। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि चरक का संबंध किस देश से है। तो चरक का संबंध भारत देश से है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए। अगला है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है जी? 5 जून। ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन में है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, कि जो वन में जीव हैं और उन जो प्राकृतिक संसाधन है उसका सुरक्षा करने के लिए। अगला देखिए। अगला है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन कन्वेंशन? अफ्रीकी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत में कौन ऐसा जीव है जो भारत में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। क्या होगा जी? डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा लोहा। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? लोहा को। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो लौह अयस्क का प्रकार बोल रहा है ना जी, तो लोहा हेमेटाइट है, क्योंकि हेमेटाइट क्या है जी? लोहा का एक प्रकार है। ठीक है, लोहा अयस्क है। हेमेटाइट द्वारा ही लौह अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, लोहा का कौन कौन अयस्क है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, 3 गो है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि
भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। ठीक है, कौन सा राज्य है जी? कर्नाटक। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 तरह के खनिज पाए जाते हैं। कितने तरह के? 100। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है जिसमें माने लोहा हो? ठीक है, तो मैग्नीज है। क्या है जी? मैग्नीज। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, माने जिसमें धातु की मात्रा न हो? तो यानी कि अभ्रक। यहाँ आंसर का होगा अभ्रक। टीन में भी धातु है। ठीक है, चांदी भी धातु है, सोना भी धातु है। अभ्रक क्या है? धातु नहीं है। अगला है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ जो है वो पूरे भारत में जितना लोहा उत्पादन होता है उसमें 20% का योगदान है छत्तीसगढ़ का। चलिए अगला देखिए। अगला है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान तीसरा है, तृतीय। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए हमको चाहिए 10 किलो मैग्नीज। कितने मैग्नीज चाहिए? 10 किलो। ठीक है, अगला देखिए। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है सबसे बड़ा खनिज उत्पादक, यहाँ मैग्नीज सबसे ज़्यादा मिलेगा। कौन सा धातु मिलेगा जी? मैग्नीज। अगला देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट जो है एक अयस्क, इसी अयस्क से एल्युमिनियम की निष्कर्षण होता है। चलिए आगे देखिए कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार है 125 करोड़ टन। कितना है जी? 125 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार और झारखंड मिलाकर देश का जो है ना जी सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन करता है, यानी कह सकते 80%। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। 80% उत्पादन बिहार और झारखंड से होता है। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योगों का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट बनाने के लिए सबसे कच्चा माल चाहिए चूना पत्थर। क्या चाहिए? चूना पत्थर। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में है जी। किस राज्य में है? असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो भारत में कह रहा है किस स्थान पर है ना जी पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। कहाँ किया गया था जी? तारापुर। ठीक है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन। याद रखिए, पूछता है क्वेश्चन, इस बार पूछ सकता है। अगला देखिए कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय जिसका एक बार ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं, कोयला। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, विद्युत नहीं है। कौन नहीं है जी? विद्युत। अगला है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या कौन है? तो जो ऊर्जा का गैर पारंपरिक जो स्रोत है, ऊर्जा का कह रहा है गैर पारंपरिक। तो गैर पारंपरिक किसे कहते हैं? जिसे परंपरागत रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, क्या है? सौर ऊर्जा। कभी भी इसका सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको रखा गया है। अगला है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले। 20 करोड़ वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्वप्रथम प्रमुख उत्पादक राज्य, कोयला कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? झारखंड में। कहाँ मिलता है जी? झारखंड में, झारखंड के झरिया में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट। कौन है जी? एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए। इसमें 96% कार्बन मात्रा रहता है। किसका रहता है जी? कार्बन की मात्रा कितना रहता है? 96%। ठीक है। सबसे खराब घटिया कोटि का कोयला है पीट कोयला। इसमें मात्र 60% कार्बन रहता है। बिटुमिनस, उसके बाद होता है पीट लिग्नाइट, उसके बाद होता है लिग्नाइट। इसमें होता है
इसमें होता है 67%। कितना होता है जी? इसमें होता है 67% कार्बन। बिटुमिनस में 70 से 80% होता है कार्बन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस में होता है? 96% होता है एंथ्रासाइट में। चलिए आगे देखिए, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए। क्या है जी? खनिज तेल के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम तेल शुद्ध कारखाना कहाँ है? तो जहाँ तेल ज़्यादा निकलेगा वहीं कारखाना बैठेगा, यानी कि कहाँ? असम में ज़्यादा लगता है, तो असम में एक डिगबोई नाम की जगह है, यानी कि डिगबोई का होगा आंसर। डिगबोई में, असम के डिगबोई में, ठीक है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। अगला देखिए, अगला है भाखड़ा। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर है जी? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। कौन है जी? तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? तो ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है वो है बरौनी। कौन है जी? बिहार के बरौनी। अगला है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो यूरेनियम है ना जी, ये हो जाएगा आंसर जादूगोड़ा, ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? जादूगोड़ा। यूरेनियम ऐसा पदार्थ है, इससे परमाणु बम बनाया जाता है। कौन बम बनाया जाता है? परमाणु बम। ऐसे याद रखिए कि परमाणु बम है ना जी, तो परमाणु बम है तो जादू एक तरह से परमाणु बम है। क्यों? क्योंकि एक बार में कई देश के समाप्त कर देता है, तो एक तरह से जादू है कि ख़त्म कर दे रहा है, तो इसलिए याद रखिए जादूगोड़ा, ठीक है। अगला देखिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु जो गृह है, गृह घर, वो तारापुर में है, ठीक है, तारापुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? सौर ऊर्जा है ना जी, तो सौर ऊर्जा है तो राजस्थान, ठीक है। यही पवन ऊर्जा रहता तो होता गुजरात। चलिए अगला देखिए, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खंभात की खाड़ी में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला देखिए, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। अभी तुरंत बताए थे, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। झारखंड में कहाँ? झरिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है प्रसिद्ध है बाघों के लिए। किसके लिए है जी? बाघ के लिए। अगला देखिए, अगला है कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो डॉक्टर मेधा पाटकर जुड़ी है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे जुड़ी है जी? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस किस खनिज का अभाव है? तो भारत में जो है सीसा का अभाव है, लेड, सीसा। अगला है कि सुंदरबन है, तो सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये कहनाम है जिमरमैन का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जिमरमैन क्या कहते हैं? संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला है पीतल बनाया जाता है तो तांबा जस्ता से, ठीक है। तांबा और जस्ता से, तांबा और जस्ता से, ठीक है। पीतल किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता से। इसको याद रखिए, ट्रिक बता रहे हैं पिताजी। इसको क्या याद रखना है? ट्रिक पिताजी। पी से याद रखिए पीतल, पीतल यानी पीतल बनाया जाता है। ता से याद रखिए तांबा, किससे? तांबा। आज जी से याद रखिए जस्ता। हो गया ना जी, पिताजी से तांबा और जस्ता। अगला देखिए, अगला है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसून राम में होती है। कहाँ होती है जी? मानसून राम में। कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। मेघालय। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध है उड़ीसा में है। कहाँ है जी? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन शायद हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है जी? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ है। कौन है जी? चंडीगढ़ केंद्र शासित, ऑप्शन के अनुसार, बाकी बहुत सारा ऐसा है केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन में खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो जो है खनिजों में कोडरमा जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? अभ्रक के लिए है। क्या है? अभ्रक। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क कौन है? तो लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय है। ठीक है, एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है एशिया का पहला निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। कहाँ जी? भारत में। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो खनिज तेल के साथ, ज़्यादातर पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला देखिए, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो संबंधित है वो भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है सबसे घटिया कोयला कौन है? तो सबसे घटिया कोयला हम बताएं पीट है। कौन है जी? पीट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक जो कहा जाता है वो पतंजलि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत के सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।